Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे and I welcome you all here today to the 21st lecture of environmental psychology. Students, as usual, let us start our lecture with a brief review of what we discussed in our last lecture. हमने अपने 20वें लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था पर्सनैलिटी थ्योरीज को। दरअसल इस लेक्चर के अंदर हमने जब पर्सनैलिटी थ्योरीज को डिस्कस किया तो हमने थोड़ा सा डाइवर्ट किया फ्रॉम द trait theory that we had discussed in the lecture before the last lecture. दरअसल हम इन personality theories को study कर रहे हैं with reference to the impact that environment can create upon the personality, upon the individual. So this time around our focus is more upon the individual. और हम ये देखना चाहते हैं कि individuals की personality को किस तरह से समझा जा सकता है in reference to the fact that they are existing in a certain environment और उस environment के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जो उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इस सिलसिले में जब हमने ट्रेट थ्योरी को डिस्कस किया तो हमें पता चला कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट इनिशियली ये कोशिश करते थे कि किसी की पर्सनैलिटी को विद रेफरेंस टू ट्रेट्स डिस्क्राइब किया जा सके, लेकिन नेचुरली इस अप्रोच के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी सारी कबाहतें थीं। मसलन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं या बहुत एडवेंचरस हैं या बहुत वसीले हैं, क्योंकि जब तक हमें इस बात की वजह ना पता हो कि वो साहब इस तरह से किस तरह बिहेव करते हैं, उस वक्त तक ये सारे वर्ड्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज दरअसल बेसलेस टर्मिनोलॉजीज बन जाती हैं, क्योंकि दिस टर्मिनोलॉजीज डू नॉट हैव एनी एक्शन दैट गिव्स कंट्रोल टू द पीपल। और साइकोलॉजी इज़ अ साइंस एंड साइंस मीन्स दैट वी कुड प्रेडिक्ट, ऑब्जर्व एंड कंट्रोल बिहेवियर इन डिफरेंट सेटिंग्स। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स हमने जो थेरीज हमें ज़्यादा रेलिवेंट लगती हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से, उन थेरीज को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। और व्हेन वी डिसेंटेड अवे फ्रॉम द ट्रेट थ्योरी वी स्टार्टेड डिस्कसिंग मरेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। और मरेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर हमें ये पता चला दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ डिटरमिन्ड नॉट ओनली बाय द पर्सनल ट्रेट्स एंड अंडरलाइंग नीड्स बट ऑल्सो बाय एनवायरमेंटल प्रेसेस। जी हाँ, यहाँ पर हमारी डिस्कशन ज़्यादातर इस टॉपिक के ऊपर घूमती रही कि इंसानों का बिहेवियर दरअसल उनकी अंडरलाइंग नीड्स और उनके अंडरलाइंग बिहेवियर्स के साथ ही साथ उस एनवायरनमेंट के प्रेसेस के हिसाब से भी बदलता है। व्हाट इज़ एनवायरमेंटल प्रेसेस? Environmental processes are all those defining features of environment that are impacting human behavior in a very powerful way, which means human behavior is actually adjusting or adapting itself to a certain environment, and that environment has certain nooks and corners that have the capacity to push human behavior in certain direction. That was what we discussed with reference to Murray's theory, and naturally Murray was probably disappointed with trait theory because it never explained that where those traits come from. And Murray this time around started concentrating over the aspect that what are those features in an environment जो किसी individual के behavioral pattern को impact कर सकते हैं। So हम trait theory के watertight compartment से निकल कर एक ऐसी domain के अंदर आ गए जहाँ पर हम human behavior की explanations को बेशुमार चीज़ों के अंदर तलाश कर सकते थे। और ये बेशुमार चीज़ें दरअसल वो सारे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, मरे की थ्योरी के बाद देयर वाज अनदर साइकोलॉजिस्ट हु एक्चुअली केम टू हेल्प मरे एंड एक्सपैंड हिज थ्योरी to yet another dimension and introduce us to the interactionist perspective in a more effective and in a more affordable manner. Michel's contention was that human behavior across situations is unpredictable in terms of personal factors alone. अगर हम सिर्फ traits की बातें करते रहेंगे तो हम उसके ज़रिए से human behavior को explain नहीं कर सकते। हम ये नहीं जान सकते कि human behavior क्यों इस तरह से नज़र आता है जिस तरह से इंसान behave करते हैं। दरअसल अगर हम सिर्फ ट्रेड्स की बातें करते रहें तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक साहब इस तरह के हैं क्योंकि वो इस तरह से करते हैं, लेकिन
this will never give us any control over the behavior. And when we talk about control, we are always thinking that by understanding different factors, different elements that are impacting behavior in different directions, we can actually not only gain control, but we can also predict behavior of the individuals in different types of environments. Students, the next point that Michelle came up with was, if behavior regularities within individuals are to be predicted, the functional properties of the settings they occupy must be considered. किसी भी environment की जो functional setting है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाना चाहिए अगर behavior की regularities को predict करना बायसे नज़र है या हमारा मकसद है कि हम behavior को predict कर सकें. Now, what is the functional property of a certain setting? The functional property is all those defining features of an environment that propel human behavior in different directions. मिसाल के तौर पर अगर हम क्लासरूम्स की बात करते हैं तो क्लासरूम्स का जो जनरली यूजुअल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर सीरीज़ के अंदर बच्चों के डेस्क लगे होते हैं, टीचर सामने खड़े होते हैं और क्लास के एंड पे एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है जिस पर टीचर मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है या मुख्तलिफ डेमॉन्स्ट्रेशंस देता है. बच्चे क्लासेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए उनको मुख्तलिफ किस्म की स्टेट ऑफ माइंड्स में से गुजारा जा सकता है. मिसाल के तौर पर अगर आर्ट क्लासेस हैं या ऐसी क्लासेस हैं जिसके अंदर बच्चों को इंटरेक्ट करवाना हो तो हम क्लासरूम की सेटिंग टोटली चेंज कर सकते हैं. हम डेस्क जो एक सीरीज में लगे हुए हैं आगे से पीछे तक हम उनको यू शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम उसका एक राउंड सर्कल बना सकते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें. इस किस्म के माहौल के अंदर बच्चे नेचुरली ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे अपने काम के अंदर. लेकिन अगर हमने उनको कोई बहुत सीरियस चीज़ पढ़ानी है और मिसाल के तौर पर हम कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो हम उनके एनवायरनमेंट को ऑल टुगेदर चेंज कर सकते हैं in order to gain the effect that environment would help students pay more concentration, more attention towards their subject. This was what Michelle actually came up with when the idea came forward that environment has functional capacity. There are certain defining features in the environment that can be manipulated with, that can be played with in order to get the desired response from the people within the environment. Well, that is more the applied side of this concept, or that is more of applied psychology over here. Students, we then came forward to the concept of behavior contingency units. And we defined behavior contingency units something like this. This is the close association between a person's behavior and the stimulus or cue properties of the settings in which it occurs. Yes, in this behavior contingency units, the most important thing is that a close association could be determined between the environmental cues that prompt certain type of behavior. Like, what are those defining features or what are those specific particular features that impact behavior towards a certain direction? And the best example for that could be the example of the load shedding, in which let's say there's load shedding in the middle of the summer, and in the middle of the afternoon, if the electricity supply is disconnected and the air conditioners are turned off, then suddenly the room temperature starts rising up and comes up to a point where people will start feeling aggressive or angry or frustrated. And based upon these basic emotions, their total behavioral pattern could be changed. Now, this disconnection in the electricity can be taken as a stimulus or a specific cue in the environment that is actually causing a certain type of behavioral pattern. This behavioral pattern would not have been there if the electricity supply was not disconnected and the air conditioners were not turned off. So students, there are always certain cues in the environment towards which Michelle actually helped us pay our attention to understand behavior. We then came forward to a few more insights that came from psychologists like Bower, Bem, and Allen. And let us see what they said. Situations are as much a product of person as the person's behavior is function of the situation. Like we discussed in chapter number 1, that there is a mutual relationship between environment and behavior, which means that people can also impact their environment and environment in turn impacts their behavior. And both of these powerful forces are constantly interacting with each other in order to come up with something that could be called human life. The individual's capacity to shape environment is evidenced quite clearly
by the great artifacts of culture that have come up with, or by the great scientific and technological advancements. दरअसल हम इंसानों की evolution को देखते हैं तो इंसानों ने simply refused to go extinct like other species of the animal were frequently going extinct. And the only reason for that was that human beings wanted to use their intellect, their mind, in order to adjust to their environment, as well as in order to make their environments more conducive for their existence, which is the reason that great technological developments have taken place, but simultaneously great pieces of art have also come up with, which is more like having the human being's imagination about the way they would like to see their environments. And all of this is evidence to the fact that humans can not only impact the environment, but the environment can also impact them. And this is this close interaction, which is the evolutionary process of the human being's existence on this God's earth. Over here, cognitive processes also play a significant role, which means that we, when interact in a certain environment, or we become part of a certain environment, this environment, after being perceived through the complex perceptual process, also starts becoming meaningful for the human beings. Meaningful in the sense that they can place themselves in the background of that environment, and they can understand different objects in that environment, their meaning, and how can they interact with those. In all of this process, they have their affective responses helping them interact with their environment all the more powerful ways. They can like certain environments, they can dislike certain environments, and all those likenesses and dislikenesses are actually propelling their behavior in certain directions. Students, Matron's self-fulfilling prophecy is yet another very important and interesting concept, which is more like this. If someone believes about a certain person, a certain idea, or a certain trait, which means that if someone is thinking about someone's personality in a specific way, like an individual is very intelligent, then that person actually starts behaving in a very intelligent way. Because we human beings are vicariously learning about other people's perceptions about us, and we are tailoring our responses accordingly. मिसाल के तौर पर अगर आप अपने प्रिंसिपल के कमरे में जाते हैं तो उस कमरे के अंदर जाके आपके बिहेवियर के अंदर एकदम से चेंज आएगी. If that room is, a great example of grandiosity, that room is beautifully and neatly decorated, and a graceful looking principal is sitting behind a big wooden desk on a swivel chair, and he's looking at you, that probably is going to create something inside you that will make you behave in slightly different fashion from the way you actually behave in your real life. Now, how many times does it happen that we meet with a friend of ours, and after meeting with him, we feel like, playing something, or we feel like listening to certain type of music, or we meet with an uncle of ours who has been very encouraging towards us, and in his company, we start feeling more intelligent. All these things actually give us direction or hints to understand human behavior in the perspective of the environment. And self-fulfilling prophecy was a great concept that helped environmental psychologists understand that how and why different cues in the environment actually direct human behavior in different directions. Students, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन मिसाल ये हो सकती है एक ऐसे टीचर की जो अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ इस तरह से सोचता है कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता. उनको पढ़ाने के लिए उनको पढ़ाई की तरफ पुश करना पड़ता है. स्टूडेंट्स का दिल चाहता है कि वो इम्पल्सिव तरीके से बिहेव करें और क्लासरूम में कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो मत दें. स्टूडेंट्स दरअसल बुरे स्टूडेंट्स हैं और ये बेवकूफ़ हैं और ये नालायक हैं, और इनको बेहतरीन बनाने के लिए टीचर को हर लम्हा स्टूडेंट्स को अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा. कुछ इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स के साथ जब टीचर्स अपनी क्लासेस में जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल इसी तरह से देखना भी शुरू कर देते हैं. You can always imagine such kind of a teacher who's very angry. He stands in the middle of the classroom, just in front of the desk, and he's very stern-faced, and nobody actually has any guts to speak in front of him, rather to ask the questions. So such kind of teachers are very, very scarifying. And usually the students in the companies of such teachers would start behaving in a way that actually makes them feel that we are not good enough.
we are not intelligent enough, we are not smart enough. And since paying so much attention to the teacher becomes very difficult for them, and they cannot take it for more than a few minutes, and they are definitely bound to look around, and that is the moment the teacher finds out that his hypothesis about the students is being confirmed, that students do not want to pay attention, so they are looking around hither and yon. And that's the moment when the teacher comes back like someone very aggressive, he yells at the students. So that type of behavioral pattern. Now, if a teacher believes about his students like that, students will become like that. If we help the teacher to change his basic philosophy about the way he looks at the students, then probably we can have better students. This time around, the teacher thinks that students are very intelligent, they actually want to learn about different subjects, and they are extremely interested in those subjects. Then he behaves towards the students exactly in the same fashion. अगर आप किसी को अच्छा समझते हैं तो आप नेचुरली उसको अप्रिशिएट करेंगे या कोई ऐसे बॉडीली जेस्चर्स देंगे जिससे अप्रिसिएशन कन्वे होगी, और ये अप्रिसिएशन बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल विटामिन का रोल प्ले करती है, एंड दे एक्चुअली स्टार्ट बिकमिंग गुड एवरी पासिंग डे. सो दिस इज हाउ self-fulfilling prophecy helped environmental psychologists understand that how environmental cues can be controlled and manipulated. Students, this was about the few personality theories that we discussed in our chapter in which we were discussing that how environment impacts individuals. However, the best way to understand that how environment impacts human behavior and how different cues can be pinpointed is to go by the root of the stress. Do you ever feel stressed out? Yeah? Have you ever seen people who are feeling stressed out? Yes. Of course, we off and on and quite often come across people who are extremely stressed out. Stress की बेशुमार शक्लें हैं, stress बेशुमार तरीकों से हमें नज़र आता है. लेकिन आइए ये देखने की कोशिश करते हैं कि stress दरअसल है क्या चीज़. So I will build up your approach towards the concept of stress just step by step. We'll start from very simple thing and we'll start getting into the main concept of stress, that what actually stress is. Now let us start our discussion with the greatness of human beings. What makes human beings so great? इंसान दरअसल अजीम इस वजह से हैं इस अर्थ के ऊपर कि इंसानों के पास बेस्ट ब्रेन है, और वो इस बेस्ट ब्रेन को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अपने आप को इस दुनिया के ऊपर बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने में मदद दे पाएँ. यही वजह है कि इंसानों की स्पीसीज़ कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हुई, जबकि दूसरे जानवर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं. जिसका मतलब ये है कि इंसान ना सिर्फ अपनी एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, बल्कि अपने आप को भी उस एनवायरनमेंट में उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं. विच मीन्स ह्यूमन बींग्स आर इनक्रेडिबली अडेप्टेबल. यस, इसका मतलब है कि इंसानों के बिहेवियर पैटर्न के अंदर कोई फिक्स्ड स्पीशीज टिपिकल बिहेवियर पैटर्न टाइप की चीज़ नहीं है. इंसान इंस्टिंक्चुअली बिहेव नहीं करते, बल्कि इंसान डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के अंदर बिहेव करते हैं. और अगर एक प्रोबेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी काम ना कर रही हो, इंसान टोटली चेंज कर लेते हैं अपनी पॉसिबिलिटीज़ को. अगर वो एक एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी के मुताबिक, तो इंसान अपनी रिक्वायरमेंट्स ही चेंज कर लेते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट हो सकें. सो ये एडजस्टमेंट का प्रोसेस डिमांड्स a lot of flexibility from the human beings, and that is actually something that makes us really great. And when we are not satisfied, हम नई से नई चीज़ें बनाते हैं, हम अपने आप को माहौल के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम टोटल एनवायरनमेंट को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आइए ये देखते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये जो पावर है हमारे पास, दिस ब्लेसिंग दैट वी हैव बीन गिवन विद, इज व्हाट दिस ब्लेसिंग एक्चुअली इज. Our flexibility is challenged every day in our daily life. How many times do you come to a point where you feel angry, where you feel frustrated? I think quite a lot of times. दरअसल इस flexibility को आजकल के ज़माने में इस मॉडर्न एज के अंदर कॉन्स्टेंटली चैलेंज किया जा रहा है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी को चैलेंज करने के बेशुमार सोर्सेज पैदा हो चुके हैं जो शायद आज से 100 साल पहले के इंसानों के पास इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे. आजकल के ज़माने में लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और जो चीज़ कॉन्स्टेंटली हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को चैलेंज कर रही है, दैट इज़ हाउ टू एडजस्ट इन दिस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट, हाउ टू कम अप विद मीटिंग न्यू रिक्वायरमेंट्स,
and go on and on and on. इसकी कुछ निशानियां हमें बाज़-औक़ात मिलती हैं हमारे अपने अंदर। जी हाँ, इंसानों के अपने अंदर जब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज होना शुरू हो जाती है, when they are stretched beyond elastic limits, you could always find out examples of violent crimes, wars, acts of terrorism, genocide. There is so much going on in this side. And matter of fact, during the last 150 years, there have been so many wars, there have been so many crimes taking place on this earth that it shows that human beings' ability to adjust is being constantly stretched. There are forces within this species that, if they are activated, they will help destroy the species completely. Students, in the face of such violent crimes, in the face of such great wars and acts of terrorism, naturally, the most heinous product of such a process is stress. The next most important thing that is constantly causing us to adjust, that is constantly furnishing a great challenge for us to adjust in this environment, is the natural catastrophes. Over the last 75 years, we have seen that the frequency of the earthquakes, volcanic eruptions, typhoons, tornadoes, everything has been increasing manifold. There have been more famines, floods, earthquakes, droughts, volcanic eruptions during the last 50 years there has ever been in the history. So this is constantly furnishing a great challenge for the human beings to adjust. Like I could always give you the example of the famine that African countries were going through. And there are so many African countries, and the most devastated area was Ethiopia, where the famine hit so hard, so strong, that people died manifold because simply of hunger. What is going on? If people are going through such circumstances, this naturally causes a lot of stress because that's total adjustment challenge. Matter of fact, that is totally life-threatening situation, and that helps us understand that how people react to such challenges. Of course, stress is dangerous, it's damaging, but it is also the force that helps us sail through the tough circumstances. Then there are technological advancements also. There have been more fast cars coming up over the last 100 years. More aircrafts are being built up, and these aircrafts are trying to charter through the same aerospace that is available to them, that is the paths for them to fly. And then there are, in the name of having more and more facilities, different products and gadgets are being produced. And then there is a race to get all those gadgets. That furnishes a great challenge for the human beings to adjust. Then there are interpersonal forces. Interpersonal situations also create great stress. In this scenario, you could always come to see that how people interact with each other, how people behave in the groups. Have you ever seen that certain products come into fashion, certain clothes come into fashion, and those things start changing so fast and furious? Matter of fact, in interpersonal scenarios, human beings want to excel. They want to know that they are better than the other people. They want to see that they are being taken as good people, smart people, people who are simply great. And for that matter, they have to exert very, very hard in order to get their place in the groups. And that is constantly challenging their adjustability also. Then finally, there are these fake goals of getting more luxurious items and getting more comfort in our life. We are constantly challenged by this dynamic urge and this strong motivation inside us that we want to get something more. We want to have more of luxury in our life. And that has now given us Industrial Revolution, but the Industrial Revolution also gave us pollution in our air, in our water, in our environment. Those are becoming very, very noisy every passing day. Then energy consumption and excessive work increased the tempo of life. अगर आप आजकल के ज़माने में इंसानों की ज़िंदगी को देखें, and you could take actually an average prototype of a middle-aged gentleman from the middle class of Pakistan, then you will find out that this gentleman, in order to survive, has to work very, very hard.
if you talk about a gentleman from the same category, say the one who existed about 50 years ago, you'll find out that there are so many differences between the two. Because 50 years ago, life was simpler than it is today. 50 years ago, people used to go for one job, they used to come back to their families, and circumstances around them were not so challenging like they are today. In these days, people have to go for many different types of jobs. In order to make both ends meet, they have to work very hard, and then simultaneously, the social setup is so competitively designed that they have to constantly engage into psycho wars and that tug of war to secure a better image in the society. It all keeps going on, and all of these things are adding to the stress of the human beings. So students, do you see that there are so many different ways, there are so many different channels through which stress is constantly coming towards our way? Now, these areas can always be taken as threats to human adaptability. Human beings' objective is to adjust into this environment, to secure a strong adoption of this environment. But are they being able to get that? Is it easier for them? No. In the previous discussion, we discussed that there are so many challenges that we are facing, and our adjustment is being totally compromised. And the rate with which our adjustment is being compromised is increasing manifold these days. So there is constant pressure upon us for protection from external forces. We are afraid of the external forces that might damage us, that might annihilate us, that might destroy us. Then we have to constantly engage in struggle to reconcile material possessions with individual desires. We are probably getting more hungry, more greedy every passing day, and this social competition is becoming very, very tense and tough. And that is why we are constantly being acquainted with more channels, with more scenarios where we can feel very, very stressful. Matter of fact, our adaptability is being constantly challenged. So, what is stress? Did you ever think about it? Stress क्या चीज़ है? अगर हम स्ट्रेस को उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो हमारे पास एक वर्ड आता है तनाव. जब मैं वर्ड तनाव बोलता हूँ तो आपके ज़हन में क्या आता है? Well, you could have a rubber band and you could break the circle, cutting it from the middle, and you could actually stretch it like this. You go on stretching it, and this rubber band actually comes to a point where the stress in the entire rubber band increases manifold. And there comes a point that if you stretch it beyond the elastic limits, this is going to break. This is going to snap. How do you learn about stress? आपको मुख्तलिफ लोग स्ट्रेस के बारे में बताते हैं. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स या आपके दोस्त आपको बता सकते हैं, यार मेरी ज़िंदगी एक अजाब बन गई है. सुबह मुझे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसके बाद दोपहर में आकर जॉब पे जाना पड़ता है, घर आकर मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं और यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स अलग प्रिपेयर करनी पड़ती हैं और जॉब की टेंशन अलग है. सारे काम करने के बाद मुझे अपने लिए तो कोई टाइम सारा दिन मिलता ही नहीं है. आई एम सो स्ट्रेस्ड. आई डोंट नो वेयर इज इट गोइंग, वेयर इज टेकिंग मी. आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट अ मोमेंट वेयर आई कुड रिलैक्स. You see, this is the personal account of stress. There could be so many different examples, like people who go on the jobs, they come back and say, Job is getting very very tense. दूसरे कंपैटिटर के साथ कंपटीशन इतना सख्त हो गया है कि हमें अपनी सेल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है. माई बॉस इज़ बिकमिंग एक्सट्रीमली डिमांडिंग. वो चाहता है कि 10 दिन का काम मैं एक दिन में कर लूँ, और माहौल में इतना तनाव आ चुका है कि मुझे समझ नहीं आती मैं जॉब में कैसे एक्सेल करूँ, और एंड ऑफ द डे पैसे इतने थोड़े हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपना घर कैसे चलाऊँ. So these are different types of personal accounts जिनके ज़रिए आपको पता चलता है कि स्ट्रेस क्या चीज़ है, और जब लोग स्ट्रेस में से गुजर रहे होते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं. स्ट्रेस के बारे में जब हम थोड़ा सा टेक्निकली बात करते हैं तो स्ट्रेस के मुख्तलिफ स्केल्स के बारे में आपने सुना होगा. स्ट्रेस को नापने के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. मिसाल के तौर पर अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है, and when they go to a cardiologist, they always try to find out that if this gentleman is A-type personality or not. दरअसल A-type personality की characteristics कुछ ऐसी हैं कि एक ऐसा शख्स जो इस मॉडर्न डे के अंदर एडजस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है,
जिसका मतलब ये है ये ऐसे साहब हैं जो एक टाइम पे बेशुमार काम करना चाहते हैं, एक टाइम पे इनके दिमाग पे बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली पेइंग अटेंशन टू मैनी डिफरेंट थिंग्स and all those different things are giving him tension and pressure. He's the type of a gentleman, if you sent him on a vacation, he probably would want to work here, a gentleman who's used to staying upset. There has been a strong correlation between people who have A-type personality and heart disease or the danger of coronary heart disease. Students, stress के बारे में हम पर्सनल अकाउंट्स भी सुनते हैं और इसके साथ ही साथ हम लोगों से ये भी सुनते हैं कि वो स्ट्रेस से किस तरह से कॉप करते हैं. मसलन आपका दोस्त आपको ये बता सकता है कि मैं आजकल रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ एंड यू नो व्हाट, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे महसूस होता है कि मैं ब्रांड न्यू इंसान बन चुका हूँ. रात को मैं एक मूवी भी देखता हूँ और मूवी देखने के बाद आई फील वेरी वेरी रिलैक्स्ड एंड आई फील दैट आई एम नाउ प्रिपेयर्ड टू अटेंड द लाइफ फॉर द नेक्स्ट 24 hours. Then, if you turn on the TV, you could always come up and see some self-proclaimed experts who are guiding people about stress. कि स्ट्रेस क्या चीज़ है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है. There are exercise programs that are constantly being advertised, and then there are experts. You read their columns, you read their articles, you see them on the television who are giving you different dietetic plans in order to beat the stress through the food plan. And then there are, of course, gurus or people who are experts at human psychology, and they are always coming up with different types of meditation programs. So, if you think about stress, and if you look around, stress is not only a big industry around you, but stress is being discussed in many different ways in just one unit of time by so many people out there. Our ability to adjust, our ability to adapt to this environment is being constantly challenged. So, what is stress? How can we understand stress? Let me give you a simple definition of stress. It's something like this. Stress may be understood in terms of environmental characteristics that interfere with human functioning, that create physiological or psychological discomfort and may lead to ill health. In this definition, you must have seen that stress may be understood in terms of environmental characteristics. दरअसल जब हम कॉपिंग की और एडजस्टिंग की और एडजस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सेटअप के अंदर हम एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और हम उस सेटअप के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं. दैट इज़ वाई वी आर फीलिंग स्ट्रेसफुल. So you see, the environmental aspect is really highlighted in this type of definition, that we are constantly trying to adjust in a certain block, in a certain box, and we are not being able to change ourselves or adjust ourselves in that particular block, and that gives us a lot of stress. So that block actually can not fitting into that block can actually interfere with the smooth functioning of the human beings. There could be a very simple example. एक साहब जो नई जॉब को ज्वाइन करते हैं, अमूमन ये देखा जाता है और मुख्तलिफ रिसर्चेस में ये बात प्रूव की गई है कि जब लोग किसी जगह पर जॉब नया ज्वाइन करते हैं तो उनका जो इनिशियल तकरीबन 2 माह का टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी टफ गुजरता है, क्योंकि जो नई जॉब जब ज्वाइन करते हैं तो उनको अपनी जॉब के बारे में पता नहीं होता ज़्यादा, अपने उस सोशल सेटअप के बारे में नहीं पता होता ज़्यादा जिसके अंदर उन्हें ऑपरेट करना है. दे आर एक्चुअली लर्निंग द रोप्स एंड दे डोंट have a very good idea that what is expected of them and what is the way they can behave very good in their jobs. So initial time period is kind of very very stressful for them because they are trying to adjust in a brand new environment. This brand new environment is something that they are not used to operating before. However, after some time period they would have adjusted into this new environment, into this new setting, and then probably their stress level would start reducing. So students, जब हम स्ट्रेस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको इस तरह बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि स्ट्रेस एक सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं इन अ वे दैट कॉजेज स्ट्रेस. इट कुड बी डेंजरस और ये हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर सकता है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स डिफाइनिंग स्ट्रेस. स्ट्रेस को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है.
स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, और स्ट्रेस की डेफिनेशन के लिए ही दरअसल ये जो डिफरेंट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, इनको आप मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स के तौर पर ले सकते हैं, इनको आप मुख्तलिफ एंगल्स के तौर पर ले सकते हैं, जिसके ज़रिए से आप स्ट्रेस को समझ सकते हैं. So let us start with a simple definition that says, a state that occurs when people are faced with demands from the environment that require them to change in some way. Simply, stress is a state जो लोगों को इस बात पर मजबूर करती है कि वो अपने environment के अंदर किसी तरह से adjust करें. जब लोग किसी environment के challenges को face कर रहे होते हैं और वो adjust नहीं कर पा रहे होते, that is the moment when they go through the process of stress. So there are two important dimensions in this particular definition, and researchers hold different positions on that. And those two dimensions are, number one, whether stress is the demand in itself or response to the demand. So you see that there are different types of points of views amongst the researchers with reference to the definition of the stress, and which is why we have different types of definitions of stress. And let me delineate those definitions for you here. Number one is response-based definition of stress. जिसका मतलब ये है कि हमारा response जो है उसको हम stress के meanings के अंदर understand कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर environment हमारे ऊपर एक certain embargo लगाती है कि हमें इस environment के अंदर किसी तरह से adjust होना है, और जो हमारा response है, adjustmental response है, जिसको हम build up कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, that is actually the stress. Now, such type of definition actually foresees the concept of stimulus-organism response system. So let us see how this type of perspective defines stress. Stress may be defined in terms of some change in the base rate in the number or intensity of some specified response. जी हाँ, किसी भी एक environment के अंदर किसी भी response के base rate के अंदर या intensity के अंदर जब change आना शुरू हो जाती है, that can be taken as stress. मिसाल के तौर पर ये changes जो हैं ये आपके physiological responses के अंदर भी आ सकती हैं और आपके psychological responses के अंदर भी आ सकती हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपको presentation के लिए बुलाया जाए और आपको पूरे यूनिवर्सिटी के सामने presentation देनी है, तो उस presentation को देने से पहले suddenly आपका जो heart rate है वो increase कर जाएगा, आपका breathing rate suddenly increase कर जाएगा, और आपकी शक्ल जो है उसके ऊपर शायद स्ट्रेस आना शुरू हो जाए. You will quench your features and you would look very upset. So that would be like your stress response to the situation, which means कि आपका heart rate जो है वो एक baseline heart rate से increase करके किसी abnormal level के ऊपर beat करना शुरू हो गया है. Simultaneously, आपका blood pressure जो है वो normal level से shoot up कर गया है और increase कर गया है. So these responses can be understood as the signs of stress. लेकिन इसके साथ ही साथ stress के psychological responses भी हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर लोग anxiety report करना शुरू कर देते हैं. Now what is anxiety? Anxiety is something close to fear. लेकिन fear की intensity ज़रा ज़्यादा होती है, anxiety की intensity थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन एंग्जाइटी स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. मसलन बास लोगों को टेस्ट एंग्जाइटी होती है, और ऐसे लोगों को जब अपने एग्ज़ाम्स में जाना होता है तो शायद उससे हफ्ता या 10 दिन पहले उनको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, एंड दे आर एक्चुअली स्टार्टेड इमेजिनिंग themselves in the exam situation and start feeling anxious. Anxiety is more like bechani, some kind of feelings of worrisomeness. Something is not right. And imagine a person goes through these types of feelings for a longer time period. Naturally, this is very, very painful. अमूमन होता ऐसे है कि जब लोग एंग्जाइटी में से गुजर रहे होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है जब वो लाइफ के ऊपर अपना लॉस ऑफ कंट्रोल परसीव करना शुरू कर देते हैं. एंड दे माइट टेल टू देयर फ्रेंड्स और टू देयर कॉलीग्स दैट इट सीम्स लाइक थिंग्स आर स्लिपिंग आउट ऑफ माय हैंड्स, like I am not being able to control things like I used to do. In such circumstances, people also start reporting that their self-esteem is going low. In fact, nobody ever directly reports that my self-esteem is going low. People, matter of fact, don't even realize that their self-esteem is going down. But
they actually start saying things like, I cannot do it, I am such a loser, I could not get anything in my life, that type of stuff. Now, if you want to understand self-esteem, let me give you a handy definition for self-esteem. Self-esteem is the degree of likeness for oneself. क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? Yes. कितना पसंद करते हैं? थोड़ा या ज़्यादा? या मिडल में? अगर आप अपने आप को मिडल लेवल तक पसंद करते हैं तो क्या अपने बारे में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहेंगे आप? कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, मसलन आपका कद शायद थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाए, आपका रंग थोड़ा सा ज़्यादा गोरा हो जाए, आपकी अंग्रेज़ी थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए, आप थोड़े ज़्यादा स्मार्ट लगें और आप थोड़े से ज़हीन भी ज़्यादा हो जाएं और आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी ज़्यादा आने शुरू हो जाएं. Yes. Now, everybody wants to have these things. Everybody would like a very good personal self-image. लेकिन जब हम इस तरह से बात करते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ आ जाए, ये चीज़ आ जाए, इट मीन्स कि हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पर ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लें. लेकिन as long as these things are not inside us, then we like ourselves up to some extent, but not 100%. Because we think that we are not 100% at all right now. क्योंकि हमें 100% होने के लिए तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना है, हमें 100% होने के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इंटेलिजेंट, all those extreme things. We want all of that. Now, you will find a funny correlation. If someone likes himself or herself, then his ability to accomplish objectives, ability to do things actually increases manifold. A gentleman who always thinks that I am a loser is the one who's thinking कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड होनी है जो भी ऐड हो नहीं पाई, इस वजह से वो लूज़र हैं और वो वेट करेंगे कि ये सारी चीज़ें किसी तरह से उनकी शख्सियत के अंदर आएँ और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे. This gentleman naturally is very, very unhappy with himself. And when he approaches his life as a very unhappy person, he feels that I have no control over life because I do not have the right type of traits. So self-esteem is a very, very important issue. Funny thing is that self-esteem is a psychological concept, is a thought, a feeling in your mind, and you can actually replace that feeling. अगर आप अपनी mental satisfaction को contingent कर देंगे कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो शायद आप हासिल नहीं कर सकते या शायद जिनको हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या जिनको शायद हासिल करना यूजलेस है, right? Maybe you cannot change the way you appear, maybe you cannot change your height or your body type, but if you think that you'll only be happy if you can change these things about yourself, you'll never be happy. So you just change your mind. Just adjust to whatever you have and just relish that. That is beautiful. And then your self-esteem would start coming up. Now coming back to the stress. Stress actually leads to anxiety. People start feeling that they are losing control over their lives. And when they start feeling like that, उनकी self-esteem भी आहिस्ता आहिस्ता low होना शुरू हो जाती है. And eventually there is a totally stressed out person that comes up in the front. Now, this is the way the response-based definition of the stress actually sees stress. But do you think this is all right? Do you think everything is okay with this definition? क्योंकि इस किस्म की डेफिनेशन के अंदर स्ट्रेस को रिस्पॉन्सेस के ज़रिए से जाना जाता है. किसी साहब को स्ट्रेस किस वक्त है जब उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, जब उनका हार्ट रेट इंक्रीज है, वो एंग्जाइटी रिपोर्ट कर रहे हैं और वो लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम भी रिपोर्ट कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं. दैट इज़ द मोमेंट व्हेन वी कैन से कि एक साहब स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं. बट इस अप्रोच के साथ कुछ मसाइल हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप स्ट्रेस को हार्ट रेट के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं और आप ये कहते हैं कि एक साहब का हार्ट रेट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेस में है, देन लेट मी टेल यू, जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त भी आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है. जब आप किसी एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं उस वक्त भी आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है. और हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह शायद ये नहीं है कि आप स्ट्रेस में हैं, बल्कि शायद आपका टोटल फिजियोलॉजिकल सिस्टम आपको प्रिपेयर कर रहा है उस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके पे करने के लिए और उस एग्ज़ाम पर ज़्यादा कंसंट्रेशन पे करने के लिए, राइट? सो यू सी, आपके हार्ट रेट के अंदर चेंजेस बहुत सारी वजूहात की वजह से आ सकती हैं और ज़रूरी नहीं कि ये सारी वजूहात स्ट्रेस ही हों. ज़रूरी नहीं कि अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज है और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज है
तो ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो, देयर कुड बी सो मेनी डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। सिमिलरली जब हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं और जब लोग लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम को रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, दोज ऑल्सो कुड बी बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। मिसाल के तौर पर बिफोर गोइंग टू एग्जाम people usually report anxiety, and that does not mean that they are going through stress, which actually happens on a longer scale for a longer time period. So there could be different reasons for that. The problem with this definition is that it does not accommodate the explanation of different features, and it does not help us differentiate and identify clearly that what actually stress is. Now, students, this was response-based definitions. But then, after response-based definitions, we also have stimulus-based definition also. Do you remember stimulus response? Stimulus is something that guides an individual into doing something. It directs an individual into responding. We have talked about the response. Now let us talk about stimulus. Stimulus-based definitions actually take into account all those environmental stimuli जिनके साथ prolonged exposure की वजह से एंग्जाइटी या स्ट्रेस हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप जिस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में नॉइज़ लेवल क्या है, क्या वहाँ पर ऊंची आवाज़ें आती हैं, क्या वहाँ पर ट्रैफिक का शोर आता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर, शहर के किसी ऐसे पार्ट में रहते हैं जो बहुत गुंजान आबाद है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और आपके घर में कॉन्स्टेंटली ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, और शायद नीचे मुख्तलिफ दुकानें हैं जहाँ से म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही हैं, या शायद नीचे कुछ ऐसी टेक्निकल दुकानें हैं जहाँ पर कुछ ऐसा टेक्निकल काम हो रहा है, मिसाल के तौर पर वेल्डिंग वगैरह, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो आपका प्रोलॉन्ग्ड स्टे इन सच एनवायरनमेंट कैन एक्चुअली कॉज यू स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस को इस तरह से देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे ऐसे स्टिमुलाई हैं जो नॉर्मल लेवल से एक्सीड करके एबनॉर्मल लेवल के ऊपर बिहेव कर रहे हैं, और इस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर प्रोलॉन्ग्ड स्टे की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। जब हम इस किस्म की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम इस किस्म की इवेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नॉइज़, एयर और वाटर पोल्यूशन। किसी जगह पर एनवायरनमेंट कितना साफ़ है या कितना गंदा है, वहाँ पर नॉइज़ लेवल क्या है, पानी कितना साफ़ है, ये सारी चीज़ें ऐसी स्टिमुलाई हैं जो स्ट्रेस कॉज कर सकती हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी जगह पर पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। क्या आप ऐसी जगह पर खुश महसूस करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो और बहुत ज़्यादा लोग हो, या आप ऐसी जगह पर खुश महसूस करते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग हों, जहाँ पर मिसाल के तौर पर एक छोटा सा पहाड़ी स्टेशन जहाँ पर आप छुट्टियाँ गुजारने के लिए गए हैं, आप वहाँ रिलैक्स कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़े से लोग हैं, तो दैट्स डेफिनेटली बेटर। या नाउ द पॉइंट इज़ कि पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से भी लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सब लोग पहाड़ पर जाकर खुश महसूस करें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत रौनक वाली जगह पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐसी जगहें जहाँ पर उनको लोग नहीं मिलते वो खुश नहीं होंगे। बट द पॉइंट इज दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट in the ratio of the stimuli in this particular environment. Then there is changing lifestyles. Lifestyle में भी changes आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक साहब अगर गांव के खुले डुले माहौल से और वहाँ के खूबसूरत और नेचुरल और क्लीन एनवायरनमेंट से शहर के किसी ऐसे इलाके में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, it's a dirty environment, then naturally that person is bound to go through a lot of stress. And that stress actually could be understood with reference to the point that there has been differences in stimuli, in the level and intensity of the stimuli. So students, you saw that stimuli-based definition of stress actually concentrate upon different stimuli that can cause stress. However, this approach also has got different problems, like what those problems could be. For example, any stimulus may or may not be disturbing depending upon the personality of individual or the situation in which that event occurs. मिसाल के तौर पर अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं या फिर लेट अस से कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए a group of friends is getting together on some place where they plan to study. Now let us imagine one of those guys loves music like anything, and his problem is that he cannot study without loud music around him. But for the rest of the people, वो सारा म्यूज़िक शोर है जो उनको उनकी पढ़ाई से दूर लेके जा रहा है, वो सारा म्यूज़िक उनको डिस्टर्ब कर रहा है, ये लाउड नॉइजेस. बट फॉर दिस जेंटलमैन
music is actually helping him get deeper into the studies. Now, this is a matter of personal choices. So, when we talk about the stimulus-based definition of stress, the same stimulus can be pleasant for one person, it can be painful for the other person, but the stimulus remains the same. So, we do not understand that how these two divergent behavioral patterns could be understood with reference to the same stimulus. Then there are other problems also. In some situations, अगर stimuli की intensity में increase हो जाए तो pleasant समझी जाती हैं. In different situations, the same stimulus उसकी intensity में increase हो जाए तो उसको pain समझा जाएगा. मसलन अगर आप किसी party पे गए हैं and there loud music is being played, you would always like that loud music because that loud music is being played to make you feel happy, maybe to propel you into dancing for a little while. But if you come back to your home and now is the time for you to prepare for your exam and someone plays that loud music, that naturally would be a disturbance. So stimuli, different situations के अंदर increase या decrease होने से stress नहीं होता बल्कि situations change होने से शायद stress हो रहा है. And this is the vague area in the stimulus-based definition and we are not being able to understand that properly or clearly. So there are some gaps. Now, these gaps can be understood with reference to our next definition of stress, which takes into account a cause and effect relationship. However, at this point of time, we are running short of time. So let me just wrap up everything for you. Students, इस लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रेस के ज़रिए से जानने की कोशिश की कि एनवायरनमेंट के कौन से क्यूज़ हैं जो इंसानों के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं और स्ट्रेस एक ऐसा बैरोमीटर है जिसके ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि कौन से एनवायरनमेंटल क्यूज़ होते हैं जो इंसानों को स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर ले जाते हैं, which means that we are trying to understand what are those cues that actually propel human beings into behaving in certain ways. In our next lecture, we will discuss stress in a greater detail. At this point, however, we are running short of time. So, what should I say? I think I should simply say goodbye to you, all right? And just take good care of yourself and spend some happy time. And I'll see you next time in the lecture. मुझे इजाज़त दीजिए. Allah Hafiz.